अच्छा, अगर कोई ऐसा कंटेंट बनाता है जिसे अमेरिका में भी लोग देखते हैं, तो ये बातें सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं कॉपा के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में हर ऑनलाइन क्रिएटर को, मतलब हर किसी को पता होना ही चाहिए। सोचिए, क्या किसी की वेबसाइट या चैनल पर लाखों डॉलर का जुर्माना लग सकता है? सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लग सकता है। बस एक खास नियम को नजरअंदाज करने की देर है। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो इसे ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई ये कॉपा आखिर है क्या चीज़। फिर ये पता लगाएंगे कि कोई भी कंटेंट बच्चों के लिए है या नहीं, ये कैसे तय होता है। इसके बाद सहमति यानी कंसेंट और जो थर्ड पार्टीज होती हैं उनकी क्या भूमिका है वो समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये देखेंगे कि अगर इन नियमों को नहीं माना तो नतीजा क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपा की बिल्कुल बेसिक बातें समझते हैं। तो कॉपा, इसका पूरा नाम है चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये बेसिकली एक अमेरिकी कानून है। इसका काम है 13 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी को बचाना। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कानून भले ही अमेरिका का हो, इसका असर दुनिया भर के क्रिएटर्स पर पड़ सकता है। शर्त बस इतनी है कि उनका कंटेंट अमेरिका में देखा जाता हो। तो सवाल ये है कि ये कानून लागू किस पर होता है। देखिए, अगर किसी की वेबसाइट या ऐप अमेरिका से खोली जा सकती है और साथ में दो में से एक बात हो, या तो वो कंटेंट बनाते ही 13 साल से कम के बच्चों के लिए हैं, या फिर उन्हें ये बात पता है, मतलब पक्का पता है कि वो बच्चों से डेटा ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये कानून लागू हो जाएगा। अब कॉपा में एक शब्द आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी व्यक्तिगत जानकारी। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि इसका मतलब नाम या ईमेल होगा, लेकिन नहीं। इसकी परिभाषा इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे नाम और ईमेल तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा बच्चे की कोई फोटो, कोई वीडियो या उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग, वो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और तो और लोकेशन डेटा या फिर कुकीज और आईपी एड्रेस जैसी चीजें जिनसे किसी को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, वो सब भी इसी में शामिल हैं। चलिए, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना ही चाहिए। क्या जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो बच्चों के लिए है? जो अमेरिकी रेगुलेटर्स हैं वो ये देखते हैं कि कंटेंट बनाने के पीछे इरादा क्या था। मतलब अगर कंटेंट में कार्टून हैं, खिलौने हैं, कोई चाइल्ड सेलिब्रिटी है या भाषा बहुत सरल रखी गई है, तो हाँ, उसे बच्चों के लिए ही माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई फाइनेंस के ट्यूटोरियल बना रहा है या कोई बिजनेस चैनल चला रहा है, तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। यहां पर ना 3 तरह की ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। पहला, अगर कंटेंट है ही बच्चों के लिए तो फिर हर यूजर को बच्चा ही मानना पड़ेगा। दूसरा, अगर कंटेंट मिक्स्ड ऑडियंस के लिए है, मतलब सबके लिए, तो फिर एक एज स्क्रीन लगानी होगी जिसमें उम्र पूछी जाए। और तीसरा, अगर कंटेंट जनरल ऑडियंस के लिए है तो सिर्फ तभी एक्शन लेना है जब ये पक्का पता चल जाए कि कोई यूजर 13 साल से कम का है। तो ये पक्की जानकारी या जिसे एक्चुअल नॉलेज कहते हैं, ये क्या चीज है? इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी तरह से ये कंफर्म हो जाए कि कोई खास यूजर 13 साल से कम का है, भले ही सर्विस जनरल ऑडियंस के लिए क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि ये जानकारी मिलेगी कैसे? अरे मान लीजिए कोई चैट में लिख दे, मैं 10 साल का हूं, या किसी बच्चे के पेरेंट्स ईमेल कर दें, या फिर किसी की प्रोफाइल पर ही उसकी उम्र 13 से कम लिखी हो। बस इन सब मामलों में पक्की जानकारी मिल गई और अब कॉपा के नियम लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कंसेंट, एक्सेप्शंस और थर्ड पार्टीज। मतलब अगर कॉपा लागू हो गया तो जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स से वेरीफाइबल कंसेंट लेना। और यह सिर्फ एक चेकबॉक्स पे टिक करवाने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके कुछ पक्के तरीके हैं, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से एक छोटा ट्रांजैक्शन, या एक साइन किया हुआ कंसेंट फॉर्म, या फिर वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हमेशा पूरी सहमति लेने की जरूरत नहीं होती। इस कानून में कुछ खास सिचुएशंस के लिए छूट यानी एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। तो ये छूट क्या है? जैसे अगर सिर्फ एक बार कांटेक्ट करना हो, मान लीजिए किसी सवाल का जवाब देना हो, या फिर वेबसाइट के अंदरूनी कामों के लिए जैसे सिक्योरिटी के लिए, या सिर्फ कॉन्टेक्सचुअल ऐड दिखाने के लिए, या फिर वॉइस सर्च जैसी चीज़ों के लिए आवाज़ की रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इस्तेमाल, इन मामलों में छूट मिल सकती है। और एक बात,
जो याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, किसी की साइट पर अगर कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई एड नेटवर्क या सोशल मीडिया प्लगइन डेटा इकट्ठा कर रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदारी साइट ओनर की ही होगी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि भाई अगर ये नियम नहीं माने तो होगा क्या, और इन सब से हमें क्या सबक लेना चाहिए। तो सबसे सीधी और साफ बात, जुर्माना। हर एक उल्लंघन के लिए, मतलब पर वायलेशन, $50,000 से भी ज्यादा का फाइन लग सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए इस कानून को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसे यूट्यूबर्स के नज़रिए से देखें तो और भी साफ हो जाता है। अगर कोई चैनल खिलौनों, बच्चों की लर्निंग या कार्टून्स पर है तो वो मेड फॉर किड्स है, सिंपल। और अगर कोई चैनल बिजनेस, किसी चीज़ को ऑनलाइन बेचने के ट्यूटोरियल या फाइनेंस के बारे में है तो वो नॉट मेड फॉर किड्स है, भले ही उसे कुछ बच्चे देख भी लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर में सब कुछ बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना है। क्या ये कंटेंट मैंने जानबूझकर इरादे से 13 साल से कम के बच्चों के लिए बनाया है? इस एक सवाल का सच्चा जवाब ही सही रास्ता दिखाएगा और बहुत बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है।